इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट दोनों मिलाकर बोर्ड में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जैसा आपको पता है कि ये भी सर्किट बेस्ड है तो करंट से जेई नीट में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? भाई कौन बताएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्लास 10th में आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो बेसिक कुछ बातें तो आपको समझ में आती ही होगी। फ्लो ऑफ चार्ज, हर्ष भाई ने बोला है फ्लो ऑफ चार्ज। और कोई बताओ छोटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसने एक और बात बता दी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रामपाल इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो तो उसने बोल दिया। इसके अलावा कुछ और? घटोत्कच इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। चलो अच्छा, चलो भाई अब तुम्हारे इसी डेफिनेशन को मैं पहले पिक करता हूं, इसी की डिस्कशन करता हूं। ध्यान दो क्लास की तरफ। इसी की डिस्कशन करता हूं और फिर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी आप एक मेटल की शीट ले लो, माधव इधर ध्यान दो। एक मेटल की, लोहे की शीट ले लो, प्लेट ले लो अपने घर का कोई मेटल का, उसको ले जाके बाहर धूप पे रख दो। ले जाओ बाहर धूप पे रख दो 1 घंटे तक। कितना टेम्परेचर चल रहा है बाहर अभी? 40। कभी ऐसे ही तो सबने देख रखा है। तो इस टेम्परेचर पर वो जो थाली है वो ठंडी हो जाएगी, सेम टेम्परेचर पर रहेगा, गर्म हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। बोलो यस और नो। क्यों गर्म होगी? क्या हुआ? फिजिक्स का क्या फिनोमेना लगा कि वो थाली गर्म हो गई? नहीं, हीट तो हुआ। क्यों हीट हुआ? क्यों हीट हुआ? बाहर रखा था तो वो क्यों हीट अप हो गया? अजी क्या क्या मतलब? मुझे कॉमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में बताओ, इतनी इंग्लिश नहीं आती मेरे को। देसी लैंग्वेज में बताओ भाई कि ये हुआ, इससे वो गर्म हो गया। क्या हुआ? इतनी पास में नहीं कोई बताओ भाई क्यों गर्म हो गया? किसकी कंडक्शन? क्या होती है कंडक्शन? ये तो भारी भारी शब्द है। आओ छोटी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्यों भाई, क्यों हो गया गर्म? क्यों गर्म हो गया? गर्म हो गया? रेडिएशन। देखो, समझो बात को, समझो। इलेक्ट्रिक करंट से पहले बेसिक बात समझो। देखो, दिमाग चलाओ। जैसे ही तुम बाहर लेकर गए, ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, उसके फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। किसको एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? प्लेट को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो वहां पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्होंने वो एनर्जी गेन कर ली। क्या गेन कर ली चार्ज पार्टिकल्स ने? एनर्जी। और वो एनर्जी गेन करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से मूव करना शुरू कर गए। के बाद चार्ज पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया। चार्ज पार्टिकल ने जैसे मूव करना शुरू किया, उनके आपस में क्या होनी शुरू हो गई? कोलिजन्स। क्या होनी शुरू हो गई? कोलिजन्स। किसके बीच में कोलिजन? इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तेजी से मूव करना शुरू कर गया। जब वो तेजी से मूव किया तो सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और वो टकराने से क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस। बोलो यस और नो। कभी थप्पड़ लगा हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ है? वह नहीं हुआ है।
घर में पढ़ने की जगह पर फोन चला के नीचे ऐसे ऐसे चैटिंग कर रहे थे, मम्मी आई थी एक थप्पड़ मुंह पे, हीट प्रोड्यूस पड़ा। क्यों? थप्पड़ जब लगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, हीट प्रोड्यूस हुआ। हर्षित याद करके बोला हाँ कल हुआ था, है ना। तो जो बाहर मेटल की शीट रखी थी, कहानी क्या थी वो जरा समझो। बोलोगे सर पढ़ाना इलेक्ट्रिक करंट था, आप ये बात क्यों पढ़ा रहे हो? समझो समझो जरा बात को, दिमाग चलाओ, क्यों ये बात पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब वो मेटल की प्लेट भी हीट अप हुई तो वहां भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या नहीं है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही तो मेटल की शीट क्या हो गई? हीट अप हो गई। और मेटल की शीट क्या हो गई? हीट अप हो गई। तो क्या उसको भी इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे? कहेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट? तो बोलो यार, नहीं कह सकते, वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाहर थाली से बल्ब जोड़ देते, चल जाता। 4 थाली रखकर एसी जोड़ देते, चल जाता, है ना भाई। करंट का काम तो पूरा ही हो जाता अपना। पर क्या ये इलेक्ट्रिक करंट है? टाइम पर आया करो छोटू, टाइम पर। तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट है? नहीं, इट इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब केवल ये कहना कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। बात समझो, पहले तुमने समझ लिया, अब बात समझो कि इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए क्या जरूरी है। तुम्हारी बात पार्शियली सही है कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना चाहिए। छोटी की यह बात भी सही है कि पर यूनिट टाइम होना चाहिए। बट चार्जेस के फ्लो का एक डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए। समझो करंट का फेनोमेना, ध्यान से समझो। चार्जेस के फ्लो का एक डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं। अब नहर के पानी को देखो, नदी के पानी को देखो, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप स्विमिंग पूल के पानी को इधर उधर फ्लो करा दो तो वो कभी भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। अगर तुम बोलो केवल कि पानी मूव कर जाना ही फ्लो है, तो नहीं होता ऐसा। आप स्विमिंग पूल के पानी को एक तरफ लेकर जाओ, देखोगे अलग अलग तरफ से मूव करेगा, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ वो नहीं दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मान लो ये कंडक्टर है, ये मेटल का एक कंडक्टर है, और मुझे इससे करंट फ्लो करवाना है। क्या फ्लो करवाना है बोलो बच्चों? करंट फ्लो कराना है। इसका मतलब करंट आप सबको खूब अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं कि करंट जो है वो कंडक्टर से फ्लो करता है, इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाँ ना बोलो यार। अब ये एक कंडक्टर है मान लो, और इससे मुझे करंट फ्लो कराना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? अगर कंडक्टर है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में नहीं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कौन है? जो करंट को फ्लो कराएगा, जो करंट को फ्लो कराएगा वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो हीट में भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो करंट होएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है बोलो बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इस कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ दोगे, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑन हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज ऑन लो पोटेंशियल, तो करंट तभी फ्लो करेगा अगर इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बट उसके मूवमेंट की डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगी, और जब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तब तक उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? मैं आपको फिर से एक कॉमन एग्जांपल समझाता हूं।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने पीछे भी सिखाया था, फिर से बता रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्लो ऑफ वाटर की तरह हमेशा समझो। आपको इससे सर्किट में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करने में, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करने में कभी दिक्कत नहीं है। मान लो एक बाल्टी में पानी है, दूसरे बाल्टी में पानी है, आप चाहते हो पहले बाल्टी से दूसरे बाल्टी की तरफ पानी फ्लो करके जाए, क्या होना जरूरी है? वाटर लेवल में डिफरेंस। एक ड्रम ले लो, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, दूसरा ड्रम ले लो खाली, दोनों को जोड़ दो, पानी फ्लो करेगा। बोलो यस और नो, सबको समझ में आता है? कहां से कहां फ्लो करेगा? भरे हुए ड्रम से खाली ड्रम। कब तक? जब तक दोनों के पानी का लेवल सेम ना हो जाए। बोलो यस और नो। जैसे सेम हो जाएगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा डिफरेंस इन वाटर लेवल या कोई भी डिफरेंस समझ लो, यहां पर मैं उसको, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था टंकी का पानी, समझ है कि नहीं? यहां पर आप डिफरेंस इन वाटर लेवल समझ सकते हो। अगर नहर में एक जगह से दूसरी जगह पानी फ्लो कर रहा है या नदी में पानी फ्लो कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि वो कोई हाई एल्टीट्यूड पे होगा और ये कोई लो एल्टीट्यूड पे होगा। आप सबको पता है जितनी भी नदियां हैं हमारे आसपास में, जितनी भी हैं, चाहे व्यास है चाहे रावी है, वो सब कहां से शुरू होती है? माउंटेन से। और माउंटेन कहां पर होती है? ढलान पर। क्योंकि ऊपर वाली चीज क्या हो गई? हाई पोटेंशियल, नीचे क्या हो गया? लो पोटेंशियल। वहां से जो उनका स्पीड बनता है, वही स्पीड बनकर वो पानी हमेशा हमें फ्लो होते दिखता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है, जरा आओ इसको भी समझते हैं। तो ये रहा मेरे पास कोई एक कंडक्टर, ये कौन है बोलो बच्चों? कोई एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने उठा के कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। मतलब मैंने कंडक्टर में क्या क्रिएट कर दिया? ढलान। क्या क्रिएट कर दिया? ढलान। ये वाली चीज पॉजिटिव, ये वाली चीज नेगेटिव। ढलान समझने के लिए रटना मत ऐसे, थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में समझाता हूं, कॉमन लैंग्वेज समझा दिया, फिजिक्स के टर्म्स में समझाता हूं कि होता क्यों है, क्यों इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से मूव करता है। अब सबको मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, तब तक इस कंडक्टर के, थोड़ा इसको मैं पहले, इस पॉइंट को मैं आपको अलग से समझा दूं, इलेक्ट्रोस्टैट की बात है। मान लो ये एक कंडक्टर है और ये एक चार्ज कंडक्टर है, मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, अपने मन से मैं मान लेता। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होगी बोलो बच्चों? बोलो बोलो, आउटवर्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज आउटवर्ड। सिखा रखा है मैंने, इसमें कोई किंतु परंतु की बात। और अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी प्यारे बच्चों? जीरो। ये भी आपको खूब अच्छे से पता है ना? दिलराज जी ने हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है बोलो? जीरो। कहानी में चेंज देखना, इलेक्ट्रोस्टैट से करंट तक बेस वही है। अब ये अगर मान लो कंडक्टर है, चार्ज है अनचार्ज है अपने को नहीं पता, ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर है और तुमने इसको किसी बैटरी से जोड़ा, तो ये बैटरी इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू। बोलो, बोलोगे तो याद होगा, बैठे मत रहो इस तरह, बोलोगे तो कंसेप्ट दिमाग में घूमेगा, ये तो याद आएगी फिर। अगर तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया कहां? कंडक्टर के बाहर की कंडक्टर के अंदर। गोबर सब, तभी तो कहता हूं बोला करो, बाहर सुअर कहीं का। जैसे ही बैटरी लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेटअप हो गया? मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, जवानी की प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। दोबारा, जैसे ही मैंने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया कहां? किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। और आपको खूब अच्छे से पता है कि अगर अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगती है, कितनी? बोलो यस और नो। और तुम किसी पर भी फोर्स लगाओगे तो वो मूव करना शुरू करेगा, बोलो यस और नो। एक और बात,
इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में खूब पढ़ाया है मैंने कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उस पर फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं हर पुरानी बात रिवाइज करते हुए भी बोल रहा हूं, बोलो। इसके अंदर जो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, कौन सा इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या लगेगी? फोर्स। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगनी शुरू हो गई फोर्स, एंड दिस फोर्स इज माय QE। ई लिख दो या QE लिख दो, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। बोलो यस और नो। अच्छा, और सुनना बच्चों, और सुनना। अगर कहीं फोर्स है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, क्या होता है यार? मास होता, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कम है लेकिन है, बहुत बढ़िया। तो अगर एक्स फोर्स है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। अब मैं आपको पूरा फेनोमेना समझाता हूं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वायर जिससे करंट फ्लो हो रहा है इसमें हो क्या रहा है। आओ ये समझते हैं पूरी बात। तो चैप्टर यहां से शुरू होगा। देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर, कंप्लीट अटेंशन। ये क्या है? एक कंडक्टर। क्या है? एक कंडक्टर। ये क्या है? एक कंडक्टर। थोड़ा कर लेने तो कोई बात नहीं, करेगा तो फिर चैन कैसे आएगा, है कि नहीं? कर लो लेकिन पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर पता तो चले मैं जेंजी को पढ़ाता हूं, है कि नहीं? आओ इधर ध्यान दो। ये क्या है? एक कंडक्टर। ये क्या है? एक कंडक्टर। और अभी इस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं रूम, ऐसे रूम टेम्परेचर ऐसा माहौल लग नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है। जनरली 25-30 डिग्री को रूम टेम्परेचर मान लिया जाता है, ठीक है? क्या है इस जगह पे रूम टेम्परेचर? ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। जैसे एसी की तरफ इतनी बुरी वजह से मत देखो, काम कर रहा है बेचारा, गर्मी ज्यादा है, ठीक है? ध्यान दो इधर। तो ये है मेरा कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। और अभी इसको मैंने बैटरी से अटैच नहीं किया है, तो रूम टेम्परेचर की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा कि मूव कर रहा होगा? मैं अभी बैल को पढ़ाता तो वो दूध दे देता। भाई साहब, अभी आपको पढ़ाया है मैंने कि हीट पड़ेगी, हीट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर में मोशन आएगा, मोशन आएगा तो टकराएगा। बोले नहीं, तब तो खोए हुए थे। जब अगली बार पिछली बात पूछी, नहीं सर नहीं कर, फीस बढ़ानी हो। फिर से ध्यान से सुनो, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर दोबारा सुन लो गोबरों, दोबारा सुनो। ऊपर से हीट पड़ेगी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, बट विल नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, लेकिन मूव करेगा। मूव करेगा तो टकराएगा, टकराने को कोलिजन कहते हैं। दुनिया में कोई भी कोलिजन हो, हीट प्रोड्यूस होगी ही हो। बड़ा फिर इस बात को कट शॉर्ट करते, पूरी स्टोरी समझो तभी तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आएगा इसका। फिर से दोबारा, ये कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो रूम टेम्परेचर की वजह से ही इसके इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी कौन सा मोशन है? बोलो, जिगजैग मोशन है, बट नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा मोशन है? जिगजैग मोशन। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन के पास कैसा मोशन है? जिगजैग मोशन है ना? लेकिन उसके वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फिर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जिगजैग मोशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन मिल गई। ऐसा मैं तुम्हें इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इफ दिस इज अ कंडक्टर, और इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करके जा रहा होता। नहीं बेटा, ऐसा कभी फ्लो करके नहीं जाता, क्योंकि किसी भी मटेरियल के अंदर का लैटिस ऐसे ओपन नहीं होता, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो उसका मोशन कैसा होता है जरा समझना, क्योंकि ये प्रूफ में आगे काम आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में है
और ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा कि ऑपोजिट मूव करेगा? ऑपोजिट मूव करेगा। तो ये जिगजैग मूव करके फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे जिगजैग मूव करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे जिगजैग मूव करेगा और ऐसे आगे बढ़ेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? राइट टू लेफ्ट। देखना इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर की वजह से जिगजैग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? हर बार वो टकराता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन और लैटिस से, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है उठो चलो, क्योंकि उसको वो एक्सेलरेट कर रहा है। कितने से? कितने से? QE बाय M से। कितने से एक्सेलरेट कर रहा है बोलो बच्चों? QE बाय M से एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूअसली एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता हुआ जाता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट है। इसी वजह से जिस भी डिवाइस से करंट फ्लो करे वो डिवाइस हमेशा हीटअप होता है, हमेशा हीटअप होता है। चाहे आपका एसी हो, एसी के बाहर ठंडक है, अंदर हीटअप, आउटडोर यूनिट पे हीटअप, आप अपना फोन यूज करो, कुछ भी यूज करो, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां हीटिंग होगी ही। इसीलिए साइंस में कूलिंग डिवाइस का इफेक्ट हमेशा रखा गया है। क्या बात क्लियर हो गई? दो बातें सुनना, बात और क्लियर हो जाएगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और वो जिस वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी को हमने कौन सी वेलोसिटी बोला? बोलो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अदर एंड। ठीक बात है? बात समझ में आ गई है ना? तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दो चीजें क्या समझ में आई आपको? पहला, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का होना, और दूसरा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को एक सही डायरेक्शन देना। जैसे आपका पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, और आपका पढ़ना सही डायरेक्शन में बहुत जरूरी है। तो क्लासरूम के अंदर में जब आप बैठे हो, आपका टीचर आपको एक डायरेक्शन दे रहा, आई एम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम दैट बैटरी, जो आपको बता रहा आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना? आपको याद आ रही है, खाना खाने जाना है, घूमने भी जाना है, ये आपके पास ये एनर्जी थी, उसको मैंने डायरेक्शन दिया, भाई आपने इधर बढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सेटअप कर रहा है? बैटरी। तो करंट फ्लो करने के लिए दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या क्या है? सबसे पहले कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। भाई मैं डायरेक्शन देते रहूं पर तुम हो ही नहीं, तो डायरेक्शन दूंगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डायरेक्शन देगा? कंडक्शन। इसीलिए आप वुड को बैटरी से लगा दो, कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि वुड के पास क्या नहीं है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या चाहिए? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज क्या चाहिए? पोटेंशियल। बैटरी को बोलने की जगह थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड बोलेंगे, नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और ये कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बैटरी। और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्यों मूव करता है? एक बार फिर से, बिकॉज इट सेट अप एन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हुए जा रहा। क्या पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है पूरी बात? अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं छोटी क्लासेस का। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड जाता है उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं प्यारे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक बात। अब इसी के बारे में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ओम। उन्होंने एक लॉ दिया विच इज नोन एज माय ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ बच्चों? व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज वी?
पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज I? करंट. व्हाट इज R? रेजिस्टेंस. आओ क्विकली इस बात को समझते हैं. इसने बोला कि भाई आप जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, आप जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, करंट उतना ज्यादा ही फ्लो करेगा, है ना. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोवाइडेड you are not changing the physical parameters. You are not changing the physical parameters. मतलब ये V is directly proportional to I, that is potential difference is directly proportional to current. ये तभी वैलिड होगा अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करो, आप प्रेशर चेंज ना करो, आप डिवाइस को ट्विस्ट ना करो, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन. तो स्ट्रेस तो नहीं, स्ट्रेन कहेंगे. आप डिवाइस के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस ना करो. सो व्हाट इज ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन फिजिकल पैरामीटर. एंड व्हाट आर फिजिकल पैरामीटर्स? नो चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन. ठीक है बात इतनी. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, यू विल गेट V इज इक्वल टू IR. ये पुरानी बातें मैं लिखवा भी दूंगा, पहले समझ लो. व्हाट इज रेजिस्टेंस? पटियाल बात मत करो. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी बात आपने पहले पढ़ रखी है. क्विकली थोड़ी छोटी बातें इसके बारे में बताता हूं, फिर इसको मैं डिटेल में लिखवा देता हूं. तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है बेटा? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? क्यों ऑपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एक तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी कहानी मैंने इस डिटेल में आपको तभी समझाई. और कुछ इंप्यूरिटीज इन द मटेरियल. मटेरियल में क्या है बोलो? इंप्यूरिटीज. जितनी अब ये और भी फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ये मैं इंटरनल फैक्टर बता रहा हूं. तो इंटरनल फैक्टर मेनली क्या हुआ जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है? बोलो बच्चों. हाँ जी, इंप्यूरिटीज और कोलिजन, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑपोजिशन ऑफवर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा एक बात और बताओ भाई, एक बात और बताओ, ये भी छोटी क्लास की बात है. रेजिस्टेंस कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या कांस्टेंट आएगा बोलो? रेजिस्टिविटी. तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई, बेसिक बात तो बतानी है, तभी चैप्टर फिर आगे बढ़ेगा. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? क्लास 10th लेवल की क्वेश्चन है भाई, मिस्टेक नहीं करो. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? हर्षित जैन. बोलो मोहन प्यारे. हाँ जी, बोलो बोलो. बोल तुम ठीक रहे हो, बोल ठीक रहे हो. यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सही कह रहे हो तुम. मैं कॉमन लैंग्वेज में समझा देता हूं भाई. आज के बाद कभी मत भूलना, छोटी क्लासेस में भी तुम ये बात याद रखते हो. पहले मैं तुमको कॉमन तरीके से बता देता हूं. रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब समझाता हूं. और रेजिस्टेंस गिवन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. बोलोगे सर ये कैसी बात हो? मान लो मैंने गोल्ड ले ली और गोल्ड से दो कंडक्टर्स बनाए, एक ये कंडक्टर और एक ये कंडक्टर, एक ये कंडक्टर और एक ये कंडक्टर. मेरी तरफ देखो, दोनों के फिजिकल पैरामीटर सेम है अलग अलग है? नहीं सेम है बेटा. कैसे सेम?
अलग अलग है, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा है, इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी कम है। हाँ वो भी है, ये गुलाबी है तेरी तरह, है ना। तो ये दोनों की फिजिकल पैरामीटर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, रेजिस्टिविटी नहीं, क्योंकि ये भी गोल्ड का बना और ये भी गोल्ड का बना है। गोल्ड का बना हुआ किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टर हो, उन सबकी रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस सबकी अलग अलग हो। मतलब अगर मटेरियल पता लग गया क्या है, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज, चाहे उसकी शेप को तुम जितना मर्जी चेंज कर लो, लेकिन रेजिस्टेंस ना तो मटेरियल पे अकेले डिपेंडेंट है, ना अकेले फिजिकल पैरामीटर पे, दोनों पे डिपेंडेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, प्रोवाइडेड बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो ये कैसे हुआ, इस बात को दोबारा समझ लो, कंफ्यूजन छोटी क्लास की मत रखना। देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज करेगा, और अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप कोई भी, अब जो डेफिनेशन बालक ने बोली थी उसको मैं समझा दूं, आप किसी भी मटेरियल का एक कंडक्टर लो, जिस कंडक्टर की लेंथ फिक्स हो बेटा 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो 1 मीटर स्क्वायर। क्या क्या फिक्स हो बोलो बच्चों? उसकी लेंथ एज वेल एज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बोलो बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वाई स्पेसिफिक? इट इज resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area, unit length and unit क्रॉस सेक्शन एरिया। अब तुम गोल्ड का जितना बड़ा बार ले लो या जितना छोटा बार ले लो, आपने लेंथ कितनी लेनी है रेजिस्टिविटी के लिए? 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन कितना लेना है बोलो? 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। बोलो यस और नो, है ना। आप कभी ये गलती मत करना, सुन लो फिर से बोल रहा हूं, कभी ये गलती मत करना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल लिख दिया, तुमसे पूछा लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, बोल दो यस। होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी को मैंने डिफाइन कर दिया है, इट इज फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। प्लीज कंफर्म यस सर, पक्की बात है? और इतनी बात पहले लिख लेते हैं, है ना। लिखो सबसे पहले टॉपिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। लिखो रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स लिखो, रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एट वेरी हाई स्पीड, random moving electrons at very high speed inside a conductor is called conduction electron, is called conduction electron। डायग्राम बना दो, ये एक कंडक्टर है और ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, और उससे अगर फ्लो कर रहा है है ना, डायग्राम बना दो।
देखो मैथमेटिकली the charge particles are flowing mathematically charge particles are flowing perpendicular to the surface of area A. डायग्राम बना। कहां तक लिखा था बच्चों? So charge particle are moving perpendicular to the surface of area A. इसका surface area A है, तो charge particle is moving perpendicular to surface area A. तो current is defined as rate at which electric charge flows through this surface, है ना? Rate at which electric charge flows through this surface. So करंट को आप दो तरीके से लिख सकते हो। करंट एवरेज हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और करंट इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी। If delta q is the charge flowing in dt time, delta q is the charge flown through the conductor in time delta t, है ना? Similarly, dq is the charge flown through the conductor in time dt. Charge flown through the conductor in time delta t. इसकी अगर SI यूनिट की बात की जाए बेटा, तो चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलम और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकंड। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बोलो बच्चों? कूलम पर सेकंड, जिसको हम एक बार में क्या कहते हैं सीधे डायरेक्टली नोन एज एम्पियर, denoted by A. So the SI unit of current is ampere.
ठीक बात है। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट को दोबारा समझ लेना बच्चों। आप सबको पता तो है ना बच्चों कि करंट की डायरेक्शन हम बनाते कहां से कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। अब ये कन्वेंशनल बात है। तो ये देखो, मान लो ये कंडक्टर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आज के बाद, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जो करंट की डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट electron is from negative to positive। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां है बोलो बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां है बोलो बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो करंट का फ्लो है ना, बट लिख लो यहां पर, बट तो क्या, ऐसे लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट is determined by flow of protons, which is from positive to negative। which is from positive to negative। नोट डाउन कर लो क्विकली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो फ्लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, है ना। अगर ये कोई भी क्रॉस सेक्शन है किसी भी कंडक्टर के अंदर का, तो इन्होंने कन्वेंशनली ये मान रखा है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर होगा। करंट की डायरेक्शन के फ्लो का कोई लॉजिक नहीं है, इन्होंने ऐसा मान लिया कि द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट लेटर ऑन स्टेज ये बात डिस्कवर हुई कि प्रोटॉन्स तो फ्लो नहीं करता, फ्लो हो इलेक्ट्रॉन्स का रहा है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज कर दी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द फ्लो ऑफ करंट इज caused by due to flow of electrons which is from negative to positive, है ना। तो इन्होंने ये दो बातें रख दी, कंफ्यूजिंग है बट आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एंड इट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट लिखो, ये नोट करके पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये अगर एक कंडक्टर है और इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, तो वेन एवर अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द बैटरी, है ना। नोट करके लिख लेना कि वेन एवर अ कंडक्टर इज connected to battery, an electric field is set up inside the conductor। जब भी आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी से सेटअप करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगी। तुम ये मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन कब? जब कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड,
नहीं हो, है कि नहीं? अगर आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कहां? इनसाइड द कंडक्टर। ठीक बात है? नीचे लिखना, एज वी नो, नोट्स कहां है? एज वी नो, if a charge particle is placed in electric field, as we know, if a charge particle is placed in electric field, it will experience a force. साथ में लिख लो, F is equal to QE. F is equal to QE. नीचे लिख लो, the direction of this force है ना, the direction of this force is from कहां से कहां बोलो बच्चों? This force is opposite to electric field. This force is opposite to electric field as it is acting on free electrons. It is acting on कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी बोलो बच्चों? उसके ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट होगी? क्योंकि आप सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगती है। So the acceleration of electron is force by mass, which is equal to QE by m. So this acceleration is QE by m. ठीक है? नीचे एक लाइन लिख लो, although electrons are continuously accelerated, नीचे लाइन लिखो, although electrons are continuously accelerated by the field, although electrons are continuously accelerated by the field, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार करो, है ना? अगर electrons are continuously accelerated by the field due to their frequent collision, with the atoms in the wire, they drift at constant speed, in the direction opposite to field. They drift at constant speed in the direction opposite to field, and this is known as drift velocity. बात फिर सुन लो, मूवमेंट कैसी है इसकी?
जिगजैग फिर आगे, जिगजैग फिर आगे, जिगजैग फिर आगे। लेकिन ये स्पीड है कैसी? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टकराने के बाद रूम टेम्परेचर से उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो स्टेडी स्टेट ऑफ करंट। ध्यान से समझना इस बात को। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट लिखो, करंट थ्रू ईच सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग लूप, if current through each section of conducting loop is same, if current through each section of conducting loop is same, the wire is said to be in steady state. The wire is said to be in steady state. बच्चों बात समझना, जैसे आप किसी भी वायर से करंट फ्लो कराना शुरू करते हो, इस लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे में आपको ये बात समझ में आएगी। इस लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लो इसके अंदर मैं कोई भी दो तीन इस तरीके से अलग अलग जगह पर क्रॉस सेक्शन लेट कर लेता हूं। दिस इज क्रॉस सेक्शन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर हर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का रेट, मैंने आपको पढ़ा रखा था कि जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, दैट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज करंट। अगर जितना 1 के थ्रू है उतना ही 2 के थ्रू है, उतना ही 3 के थ्रू है, हर क्रॉस सेक्शन से सेम हो गया है, तो कहा जाएगा वायर इज इन स्टेडी स्टेट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन इज सेम, तो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में आ गया मतलब हर क्रॉस सेक्शन से करंट का फ्लो सेम है। नोट डाउन कर लो स्टेडी स्टेट, फिर आगे चलते हैं। अटेंडेंस ले लो। नेक्स्ट लिखो ओम्स लॉ। आरव, अभय, क्विकली अटेंडेंस दोगे बच्चों? अदिति, अहम, अक्षरा, अमन, अनंतिका, अनहद, अरबाज, अर्शदीप, अर्शदीप, हर्षप्रीत, बहुमन्य, धृतिका, दिलराज, दिवजोत, गौरिश, गुरसिमर, हरअमृत, हरलीन, हरमनजोत, हरसीरत, हर्ष, हर्षित, हेजल, जैस्मिन, जशन, जसलीन, जयंत, माधव, माधवन, मनन, मनरूप, महक, मौलिक, निकिता, पावनी, प्रभजोत, प्रभकीरत, प्रणव, प्रिंस, प्रियंका, रिदा, रिदिमा, संयम, समायरा, संयम, सहज, रामपाल, मुंजाल, सुभान, सुहानी, सुजल, तानुष, तुषार, उर्विश, उत्कर्ष, वंश, वृंदा, यशिका, जायना, राविया। चलो नेक्स्ट लिखो ओम्स लॉ। लिखो द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर
electric current in any conductor is proportional to potential difference across its ends. Potential difference across its ends, provided the physical factors like temperature, pressure, strain remains constant. Provided the physical factors like temperature, pressure, strain remains constant. That is, V is directly proportional to I, so V is equal to IR, where R is resistance. V is potential difference. I is electric current and R is resistance. आपको ही पता है द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. कैसे लिखेंगे इसको? रेजिस्टेंस proportional to length, inversely proportional to cross section area, R is equal to rho L upon A. ये क्लास 10th की बात है तो क्विकली बता दे रहा हूं मैं. हाँ जी, resistivity. बस 2 लाइन रेजिस्टिविटी का बताओ. लिखो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. Resistivity is the property of substance. Resistivity is a property of substance, whereas resistance is a property of an object. Whereas resistance is a property of object. Object है ना. गिवन ऑब्जेक्ट का होता है मेरे पास रेजिस्टेंस और मटेरियल की होती है रेजिस्टिविटी. नीचे लिख लो. Therefore, resistivity is also known as specific resistance. Resistivity is also known as specific resistance. Resistivity is also known as specific resistance. Specific resistance or resistance offered by a wire of length 1 meter and cross section 1 meter square. Of length 1 meter and cross section 1 meter square. एक लाइन बस आखिरी लिख लो. Resistivity does not depend on physical parameters, है ना. Resistivity does not depend on physical parameters. Resistivity जो है वो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती हो.
ठीक बात है बच्चों, कल की क्लास में इससे आगे चलाऊं, टॉपिक लेके जाऊंगा, अच्छे से रिवाइज करके आना। अभी आपके पास करंट पढ़ने के लिए कम है तो कैपेसिटर की रिवीजन ऑन रखना। फ्राइडे के टेस्ट में कैपेसिटर भी आएगा सारा, और जितना करंट कवर अप करे। थैंक यू बच्चों।